हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। पार्ट 2 है। तो आज जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड की जहाँ तक बात हुई, न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहला है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, पेंटोज शुगर। दूसरा जो होता है वो होता है नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरा और अहम इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब समझते हैं कि पेंटोज शुगर क्या होता है जो न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में काम करता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का न्यूक्लिक एसिड का पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर फ्रेंड्स 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, या 2 इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 तरीके के पेंटोज शुगर देखे जा सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ, पहला वो होता है राइबोज। और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, राइबोज कैसा दिखता है इसको समझिए। राइबोज जो होता है वो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, ध्यान से समझिएगा। फाइव कार्बन की एक चेन होती है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 और एक लास्ट कार्बन दैट इज़ 5 कार्बन। अब जाने वाली बात है कि इनकी वैलेंसी पूरा करने के लिए कुछ हाइड्रोजन और कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। इसे 2, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसे भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसे भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसे भी होगा। तो यहाँ पर 1 2 3, एक और 4 बचे चाहिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसके पास CH2 H2 और OH, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। हमें दिखा इसमें कि राइबोस में 5 कार्बन की चेन होती है, 5 कार्बन की चेन। और रिंग कितनी की होती है? रिंग 4 कार्बन की होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4, रिंग तो 4 की ही है। और चेन कितने का है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये राइबोज होता है। ये पेंटोज शुगर का एक पहला फॉर्म है। पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज की फॉर्म में देखा जा सकता है। एक बात समझिए, डी मतलब होता है निकलना, कोई सी भी चीज़ का निकलना। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं। कैसे? इस स्ट्रक्चर से समझिए। पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर से मैंने बनाया। इस बार मैं कार्बन को दिखाते हुए ले चल रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो। ठीक है, हमको दिख रहा है 4 कार्बन, 4 कार्बन की रिंग और ये 5वां कार्बन की चेन। 4 कार्बन की रिंग और 5 कार्बन की चेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इनकी वैलेंसी को पूरा करते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एंड तक बने रहिए। H OH, यहाँ पर H OH और यहाँ पर H OH CH2 OH। ठीक है, तो आपको तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। जो मैंने यहाँ बनाया वो भी मैंने यहाँ पर बना दिया। नो डिफरेंस। कुछ समझ में नहीं है आपको कि हाँ आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर समझिए,
जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि कार्बन संख्या देख रहे हैं आप 2 पर क्या है, कार्बन संख्या 2 पर क्या है, एक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तभी बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस। कार्बन पोजीशन 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है राइबोस में, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में ऑक्सीजन जो होगा सेकेंड कार्बन पर नहीं होगा, मतलब रिड्यूस फॉर्म में क्या होगा, केवल H होगा। क्या होगा, केवल H। उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और बाकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड रहेगी। ये तो हम लोग का समझ में है। अब देखिए यहाँ पर ये दो हमको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। और जिसके पास ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर फंक्शनल ग्रुप, मोर फंक्शनल ग्रुप molecules become more reactive। ठीक है, जो जिसके पास ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है उन वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखिए सेकेंड और थर्ड कार्बन को मिलाकर जो फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहा है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर केवल H है, एक ऑक्सीजन नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं ये एक ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हम कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन सेकेंड एब्सेंट। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा। इतना समझ में आया। तो ये तो हम लोग का रहा पेंटोज शुगर, जो कि न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट टॉपिक था। अब देखते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, अच्छा, नाइट्रोजिनस बेस जो है उसे हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चलकर, तो आप इसे ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। अब समझते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस को 2 मेन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो होता है वो होता है आपका प्यूरिन्स। क्या है, प्यूरिन्स। अच्छा, ये प्यूरिन्स क्या है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है पायरामिडिन्स। क्या होता है, पायरामिडिन्स। पायरामिडिन्स और प्यूरिन्स। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो इसमें पहला जो हो जाएगा ए पॉइंट, वो क्या होता है, प्यूरिन्स में 2 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं एडेनाइन, एडेनाइन। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं गुआनाइन। लेकिन इसमें ए पॉइंट जो होता है, इसमें 2 नहीं 3 तरीके की नाइट्रोजिनस बेस पाई जाती है। इसको इंडिकेट करने का तरीका हम ए से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको जी से इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें 3 होते हैं, जैसे इसमें होगा आपका साइटोसिन, साइटोसाइन, प्रोनाउंसिएट कुछ भी कर सकते हैं, यूरेसिल, एंड लास्ट वन इज थायामीन। इसको हम टी से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम यू से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं, ये 2 तरीके होते हैं। अच्छा, आखिर हम 3 क्यों बताए हैं, तो इसको समझिए, जो बीच की डिफरेंसेस को समझाते हैं। नोट डाल के लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे ये कि अगर डीएनए हो तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं, केवल साइटोसिन और हम लोग का थाइमिन होगा, साइटोसिन और थाइमिन होगा। इस बात को गौर करेंगे, एक साइटोसिन और एक थाइमिन होगा, सी एंड टी। बट आरएनए हो तो, अगर आरएनए हुआ तो थाइमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है। इस बात को रिप्लेस करके देखेंगे, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाएगा और एज इट इज़ साइटोसिन हो जाएगा। तो साइटोसिन यूरेसिल इन आरएनए एंड डीएनए इन साइटोसिन थाइमिन। इसलिए इसके पास 3 पैरामिडिन्स होते हैं और प्यूरिन्स हमेशा एज इट इज़ सेम रहेंगे, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए, उसमें एडेनिन और ग्वानिन होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं प्यूरिन्स के।
प्यूरिन्स में जो है वो डाई साइक्लिक होती है, उनकी चेन जो होती है साइकिल होती है वो डाई साइकिल होती है, डाई साइकिल होती है। और जो पैरामिडिन्स होती हैं इसको देखेंगे, पैरामिडिन्स की होती है मोनोसाइक्लिक होती है, मोनोसाइक्लिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी, दैट इज इसमें हम लोग को नाइट्रोजन्स के जो एटम्स हैं, इस बात को याद रखेंगे, नाइट्रोजन्स के जो एटम्स हैं वो किस किस पोजीशन पर होंगे, तो देखेंगे पोजीशन 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, नाइट्रोजन्स की जो पोजीशन है वो कौन से होंगे, कितने पर होंगे, 1, 3, 7 एंड 9। लेकिन अगर हम लोग पैरामिडिन्स की बात करते हैं सी पॉइंट में तो उसमें डिफरेंट हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन्स के जो एटम्स होंगे वो कौन कौन से पोजीशन पर होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। क्या होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अब डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट में अब जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई है, जो इसमें फर्स्ट जो कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन होगा पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर, और नाइन्थ होगा किस पोजीशन में, प्यूरिन्स का, एंड नाइन्थ ऑफ प्यूरिन्स। ठीक है, लेकिन डी पोजीशन, डी किस पोजीशन में, इसमें क्या होगा, पार्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा कार्बन का, फर्स्ट कार्बन होगा पेंटोज शुगर का, और फर्स्ट ही पोजीशन किसका होगा, पैरामिडिन्स का। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ पैरामिडिन्स। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स विच इज़ अंडर इन नाइट्रोजिनस बेस चीज़ें। अभी तो मैंने दो ही चीज़ बताया है ना, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर मैंने अभी बताया है। अभी हम लोग को बताना क्या है, फॉस्फोरिक एसिड बताना है। तो चलिए फॉस्फोरिक एसिड के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। तो फॉस्फोरिक एसिड को जानने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, और इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज़ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, फॉस्फोरिक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखते हैं जैसे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये हम लोग का हो गया क्या, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये फॉस्फोरिक एसिड कार्बन के किस पोजीशन पर होगा, तो लिखेंगे नोट डालकर, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग नोट्स के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सिलेबस पूरा होगा। लॉकडाउन में आप लोग के सिलेबस बहुत पीछे हो गई है, बोर्ड के एग्जामिनेशन किसी के होने वाले हैं, और नए सेशन में जो पहुंचे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये कि फॉस्फोरिक एसिड किस पोजीशन पर हो, तो लिखेंगे नोट डालकर एट 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, तो ये जो हमने बताया आज कि पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर क्या होंगे, ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है हाउ दिस 3 थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड इन द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन एक देख लें, क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर लिखेंगे हाउ दिस 3 थिंग्स
to combine to form nucleic या nucleotides in the polymer of nucleic acid। ठीक है, तो ये हम लोग को जानना है कि इस न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड बनाने में कैसे वर्क करता है। तो आइए जानते हैं, इन तीनों चीज़ को मिलाकर एक बार समझे। तो चलिए देखते हैं, ये मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड्स का, क्योंकि जिक्र किया है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। कार्बन की पोजीशन हमें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। ये ऑक्सीजन, ये हम लोग का 4 कार्बन की एक रिंग बन गई और यहाँ हम लोग ने क्या बना लिया, एक और कार्बन बना लिया। ठीक है, नो डाउट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से इसे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हम लोग स्ट्रक्चर किसकी बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड का क्या बता रहे हैं, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर का। पर कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। ज़रा समझिए कैसे। जैसे मैंने कहा था इस कार्बन से ये जुड़ेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड में जोड़ सकता हूँ, नो डाउट अच्छी तरह से जोड़ सकता हूँ, OH। ठीक है, और ये कार्बन पोजीशन 1 2 3 4 5, और हमने कहा था कि पेंटोज शुगर है उसके 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दें, देखिए डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन, इधर OH और इधर OH, इधर मैंने बॉन्ड बना दिया और इधर भी मैंने OH जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये निकल जाएगा। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा, और इन दोनों के बीच में कार्बन और 1 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसको नोट डाउन करके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, वाटर के निकलने के प्रोसेस क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, चाहे तो आप वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, HOH। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी आप चाहें तो HOH ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ DNA अगर होगा तो उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म हो जाता है उसका। जैसे हम लोग DNA कहते हैं ना, DNA दैट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब एक ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर आप राइबोस बताते हैं तो अगर RNA में होता है तो OH एक ग्रुप होगा। तो नो डाउट कि अगर आप चाहें OH लगाएं, नो डाउट वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। अब जानने बात है कि हम लोग कार्बन फर्स्ट पर क्या, N2, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको समझ आया कि न्यूक्लियोटाइड्स में जब पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनता है तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ होती हैं, कार्बन 5th पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है और कार्बन फर्स्ट पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है। और ये पूरा क्या था, पेंटोज शुगर था। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने क्या बना लिया, तो ये बन गया हम लोग का न्यूक्लिक एसिड। एक तरीके से पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पर बता ही दिया मैंने, न्यूक्लियोटाइड इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड का है। तो न्यूक्लिक एसिड को ढेर सारे ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज में मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया कि ये हम लोग का बन गया क्या, न्यूक्लिक एसिड का एक स्मॉल टर्म, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, इसको भी समझ लीजिए आप कि
न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड को लिखेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स में बहुत सिंपल है, तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये समझिए, इसमें दो ही चीज़ होता है, एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड्स में आपका पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर को आप समझिए अच्छी तरह से, तब समझ अच्छा आ जाएगा। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर डी के साथ ए के साथ फॉस्फोरस भी जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हम दूसरे नाम पर डीऑक्सी एडेनोसाइड्स भी कहते हैं। डीऑक्सी एडेनोसाइड भी कहते हैं। और इसे हम मोनोफॉस्फेट लास्ट में जोड़ देंगे, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑल ओवर आज का न्यूक्लिक एसिड का पूरा हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, समझिए ज़रा। न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, टॉपिक नंबर 2 था पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। इन 3 पार्ट को मैंने अलग अलग फॉर्म में पढ़ाया। ठीक है, इसीलिए तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसीलिए तो कहते हैं, अगर डीएनए का कोई फुल फॉर्म बोले, कहे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, तो बताइएगा कि एक ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पर नहीं होती है। नाइट्रोजनस बेस में हमने एडेनिन, ग्वानिन, और पैरामिडिन्स में हमने तो बताया था साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ये सभी क्या हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं। और इनके मैंने कुछ टॉपिक बताए, उनके बीच में डिफरेंसेस दिखाया। और इसके बाद क्या बताया था मैंने, इसके बाद मैंने फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया। फॉस्फोरिक एसिड के बाद उन तीनों चीज़ों को मैंने कंबाइन किया, उन 2 बॉन्ड के बारे में जिक्र किया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडेज बॉन्ड। और हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में डिफरेंसेस भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।